Hello everyone, I am Japneet Kaur. Welcome to PES Sarkari Naukri classes. Today we are going to do the MCQs of Indian Polity Part 1. So let's begin. तो आज हम इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग was adopted by Constituent Assembly of India in। तो जो डिजाइन है नेशनल फ्लैग का, कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे क्या किया था, अडॉप्ट किया था। तो वो कौन सी डेट थी, दैट वाज जुलाई 1947। इट वाज 22 जुलाई 1947। एज यू ऑल नो, तो फर्स्ट टाइम जो है नेशनल फ्लैग जो है होस्ट किया गया था इन कोलकाता में फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज होस्टेड। और अगर हम इंडिया के बाहर किसी नेशन की बात करें कि इंडियन नेशनल फ्लैग को फर्स्ट टाइम कब किसी अब्रॉड नेशन में होस्ट किया गया था, तो इट वाज इन जर्मनी दैट इज 1907 में फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया था। और जो डिजाइन है नेशनल फ्लैग का, तो वो किसने बनाया था, तो इट वाज डिजाइंड बाय पिंगाली वेंकैया। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंडिया वर अनेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो कब अनेक्ट किया गया था, बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कब सेटअप हुई थी, किसके अंडर सेटअप हुई थी, तो हमने उसके बारे में बताना है। सो एज यू ऑल नो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट वाज सेटअप अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था, इसके पहले क्रिप्स मिशन आया था। तो इसके पहले क्रिप्स मिशन आया था, तो उसके अंडर जो है क्रिप्स मिशन आया, पर मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। इट वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। तो उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 अंडर लॉर्ड एथिक लॉरेंस। Thereafter, the bill in the Imperial Legislative Council for the compulsory and free education was introduced by। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल मींस ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन का जो बिल था, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इट वाज जीके गोखले। तो जीके गोखले का हमारे इंडिपेंडेंस एरा में, या कह लो कि इंडिया की इंडिपेंडेंस दिलवाने में, अगर हम कहें कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें बहुत ज्यादा योगदान है। ही वॉज मेंटोर ऑफ महात्मा गांधी, इवन मेंटोर ऑफ महात्मा गांधी। Thereafter, अगर हम बात करें तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसंत, एंड ही वाज द इनिशियल फाउंडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने इनके साथ मिलजुल के बहुत ज्यादा फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे कंट्रीब्यूशन दिया है। So thereafter we talk about the fourth MCQ. Who among the following was the chairman of drafting committee of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, ही वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब को जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। 7 मेंबर्स थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी में, इन टोटल 7 मेंबर्स थे, एंड इट वाज हेडेड बाय, चेयर्ड बाय बाबा साहेब, दैट इज भीमराव अंबेडकर। इन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, तो आर्किटेक्ट भी इन्हें बोला जाता है। और मॉडर्न मनु भी जो है बाबा साहेब के लिए यूज किया जाता है। ऑलराइट, तो चलिए आगे बात करते हैं। The Constituent Assembly which framed the Constitution for Independent India was set up in। अब Constituent Assembly जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश हुई थी, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1946। तो 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश हो गई थी। तो दिसंबर में ये एस्टैब्लिश हो गई थी, जिन्होंने आगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिपेयर किया। The Constitution of India was enacted by Constituent Assembly setup। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अनेक्ट कब किया, किसके अंडर किया गया, तो इट वाज अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 एज वी ऑल नो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who among the following was not a member of Constituent Assembly established in July 1946। तो इनमें से कौन मेंबर नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो जुलाई 1946 में एस्टैब्लिश हो चुकी थी। ऑलराइट, तो महात्मा गांधी जो थे वो
हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ऑलराइट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कौन नहीं थे? महात्मा गांधी। ऑलराइट, सो व्हाट इज द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो उसका स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? आर्टिकल 370 में ये सारा कुछ डिफाइंड है, पर आर्टिकल 370 रिपील हो चुका है। तो अगर हम पुरानी बात करें, व्हाट वाज कर लो यहाँ पे, व्हाट वाज द स्पेशल स्टेटस? तो क्या था स्पेशल स्टेटस? इंडियन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल, तो सभी पे एप्लीकेबल है इंडियन लॉज। इट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, एज वी ऑल नो। तो जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। ऑलराइट, मतलब उनका अपना एक फ्लैग था। तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल स्टेटस के अंदर क्या करते थे? अपना वर्क करते थे। Thereafter, on whose recommendation was Constituent Assembly formed? तो किसकी recommendation के अंडर जो थी Constituent Assembly बनाई गई थी? तो अगर हम बात करें, क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया, माउंटबेटन ने तो बाउंड्री डिसाइड की थी, माउंटबेटन प्लान ने। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर ही क्या किया गया था? विच केम इन 1946, कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन कार्य क्या था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। Which of the following statements regarding the Constituent Assembly are true? कहते हैं इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है Constituent Assembly के लिए ट्रू है? तो अगर हम देखें तो it was not based on adult franchise। adult franchise क्या होती है कि 18 या 18 प्लस वोट करें, या उस समय जैसे 21 थी एज डिफाइंड, तो ये वाले जो लोग हैं वोट करेंगे adult franchise पे। It resulted from indirect elections। तो इंडायरेक्ट इलेक्शंस के बेस पे थी। इंडायरेक्ट इलेक्शंस मींस कि जो सिटीजन्स हैं वो खुद डायरेक्टली ना वोट कर रहे हो, उनके चुने हुए नुमाइंदे आगे, नॉमिनेटेड फेलोज जो हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं, वो आगे वोट कर रहे हो। ठीक है, हु आर रिप्रेजेंटिंग बेसिकली द सिटीजन्स। उसके बाद इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, इट वर्कड थ्रू सेवरल कमिटीज। तो हमें सारे के सारे ही ठीक लग रहे हैं। पहली बात तो अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, कुछ जो लोग थे प्रोविंशनल असेंबलीज के लोग थे, तो उन्हें ही सिलेक्ट किया गया था। और इनडायरेक्ट बेसिस पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की उसमें इलेक्शंस में किया जाता है, या राज्यसभा के इलेक्शन में। ऑलराइट, वो एक मल्टी पार्टी बॉडी थी। मल्टी पार्टी बॉडी मींस आगे उसके काफी सारे जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे कमिटीज बनाई गई थी, एंड उसने सेवरल कमिटीज के साथ, हाउस कमिटी थी, ड्राफ्टिंग कमिटी थी, एंड वेरियस कमिटीज वर देयर। ऑलराइट, सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, 1 2 3 एंड 4, ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेशन? तो कौन से एक्ट के द्वारा इंडियंस को फॉर द फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेशन है उसमें क्या मिली थी? रिप्रेजेंटेशन मिली थी। तो अगर हम इसकी बात करें तो इट वाज वाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो एक्ट आया था। तो लोगों को जो थे, जो इंडियंस थे, सिटीजन्स थे, उनको लेजिस्लेशन में रिप्रेजेंटेशन मिली थी कि आप जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर बन सकते हो। Which of the following was adopted from the Maurya dynasty in the emblem of the government of India? तो एम्बलम में मौर्य डायनास्टी से, ठीक है, क्या चीज उठाई गई है और एम्बलम में वो डिपिक्टेड है, शो की गई है। ठीक है, तो वो क्या है? 4 लायंस, चैरिट व्हील, हॉर्स, द वर्ड सत्यमेव जयते। तो कौन से हैं? दैट इज 4 लायंस। 4 लायंस जो है, 4 जो लायंस शो किए जाते हैं फ्रॉम फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, तो जो थे कहां से उठाए गए थे? मौर्य डायनास्टी के स्तंभ से उठाए गए थे। Who presided? The next one is who presided over the inaugural Constituent Assembly of India? तो किसने प्रिसाइड किया? प्रिसाइड मींस कि जो चेयर किया, या कह लो कि चेयरमैन जो थे, संबोधन किया। अगर हम बात कर लें इसकी, तो किसने संबोधन किया? दैट वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर हम इनकी बात करें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की, तो ही वाज द टेम्परेरी मेंबर, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ही वाज नॉट दी परमानेंट मेंबर। तो परमानेंट मेंबर जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फॉर द फर्स्ट टाइम बनाया गया था। ही वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट हु प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए देखते हैं 14 देखते हैं। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो किसने कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है दिया था? दैट वाज गिवन बाय श्री एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय ने फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया दिया था कि इंडिया का खुद का सॉवरन नेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और अगर हम बात करें एम.एन. रॉय की, सो ही वाज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया,
विच वॉज फाउंडेड इन 1925 बाय हिम। तो एम एन रॉय की अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये फाउंडर थे एम एन रॉय सीपीआई के, जिन्होंने 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फॉर्म किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15th वन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमलगेटेड ऑन जनवरी 26, 1950 बिकॉज। अब अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया था उसका, इट मींस बन के रेडी हो गया 26 नवंबर को 1949 को, ठीक है, और हमने अडॉप्ट भी 26 नवंबर 1949 को कर लिया। पर अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसको एनफोर्स जनवरी 26, 1950 को क्यों किया गया, एनफोर्स जो है क्यों किया गया ऑन दिस डेट जनवरी 26 को, बिकॉज उस समय जो था पहली बार स्वराज की मांग जो थी, इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है, किसने कहा था कि इंडिपेंडेंस डे हम मनाएंगे, लाहौर सेशन में कहा गया था कि हम फर्स्ट टाइम जो है पंडित जी ने ये कहा था कि हम अपना इंडिपेंडेंस डे 1929 26 जनवरी को ही मनाया करेंगे। 1929 में पंडित जी ने ये हमें बात कह दी थी इन दी लाहौर सेशन। तो इस कारण इस डे की महानता को समझते हुए तो हमने अपना रिपब्लिक डे भी 26 जनवरी 1950 को ही मनाना शुरू कर दिया, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम स्वराज की मांग, इंडिपेंडेंस डे की मांग जो थी हमने 1929 में की थी, और पंडित जी ने कह दिया कि हम आज इस दिन से 1929 से जनवरी 26 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया करेंगे। ऑलराइट, पर इंडिपेंडेंस तो 15 अगस्त को मिली, तो इन ऑर्डर टू डिफाइन दिस डे या इस डे की हमने इंपॉर्टेंस दर्शाने के लिए अपना रिपब्लिक डे जो था 26 जनवरी को मनाना शुरू कर दिया। All right. Next question is the first session of Constituent Assembly was held in. तो पहला सेशन Constituent Assembly का कहाँ पे हुआ था? That was in New Delhi. So that was in New Delhi. Thereafter, the members of Constituent Assembly were. तो जो members थे Constituent Assembly के elected by provincial assemblies, directly elected by the people, nominated by the government, only representatives of princely states। तो अगर हमने पहले ही बात की थी कि अडल्ट फ्रेंचाइज पे कुछ भी नहीं हुआ था, अडल्ट फ्रेंचाइज पे वोटिंग नहीं हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की, ना ही लोगों ने उन्हें डायरेक्टली वोट किया है, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से वो आए हैं। नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने नहीं किया, जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं उन्होंने आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना, और अकेले प्रिंसली स्टेट्स के नहीं है, प्रोविंसेस के ही वो मेंबर थे ब्रिटिश इंडिया के। सो इट वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशनल असेंबलीज। जो प्रोविंशनल असेंबलीज उस टाइम की बनी थी, एरिया की बनी थी, पर्टिकुलर रीजन की बनी थी, तो उन्होंने जो मेंबर्स थे वो चुने थे। तो चलिए आगे बात करते हैं 18th क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड ऑन। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब एनफोर्स हुआ था? तो अगर हमने डिस्कस किया ही है ऑलरेडी, तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जैन 1950। तो बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, अडॉप्ट भी कर लिया था, पर एनफोर्स हुआ जब हमने उसको रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया, तो दैट वाज ऑन 26 जनवरी 1950। तो हमने रीजन पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया ही है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंडिया अडॉप्टेड बाय, द कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का था वो किसने अडॉप्ट किया था? देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का बन के रेडी हुआ था 1950 में बन के रेडी हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसके बाद भंग कर दी गई थी, तो वो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑलराइट, अब पार्लियामेंट की बात क्यों नहीं कर रहे? पहले दो ऑप्शंस देखो, गवर्नर जनरल और ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये तो चले गए अब भाई, इनकी तो कोई पोस्ट ही नहीं रही, ठीक है, क्योंकि इंडिया सॉवरेन स्टेट बनने जा रहा है। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करें, पार्लियामेंट तो अभी बनी ही नहीं, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा 1950 में, उसके जो डिस्क्राइब्ड नियम होंगे या उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि इलेक्शंस कब कंडक्ट करवाई जाएंगी, कैसे कंडक्ट करवाई जाएंगी, उसके बाद ही पार्लियामेंट बनेगी ना। पहले इलेक्शंस होंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल दिया गया होगा, ठीक है। तो आप ऑड वन आउट चुन के इस क्वेश्चन को करोगे, पहले इलेक्शंस होगी, ठीक है, पहले रूल्स एंड प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड प्रोसीजर जो बनाए हमने, उन रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग इलेक्शंस हुई, इलेक्शन के बाद जो है मेंबर्स चुने गए, अगर हम कहें पार्लियामेंटेरियंस चुने गए, पार्लियामेंटेरियंस के बाद वो लोकसभा राज्यसभा बनी, तो लोकसभा राज्यसभा ही पार्लियामेंट हुई। तो क्या होगा, पहले जो अडॉप्ट किया गया था दैट वाज बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस तरह हमने कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद हाउ लॉन्ग डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, पास करने के लिए, मीन्स बिल्कुल मतलब ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए कितना समय लगा? तो हमें पता है कि इट वाज 2 years 13 months
and 18 days. Okay, तो हमें पता है कि कितना समय लगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. सो इट वॉज 2 years 11 months and 18 days. ऑलराइट, तो इतना समय हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लगा. सो इट इज एग्जैक्टली अबाउट 3 years सिंस दिसंबर 1946. तो फर्स्ट मीटिंग जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई 9 दिसंबर 1946 से, उस समय से लेके हमें लगभग अराउंड 3 years लगे. सो दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग जो जितनी भी हमें लगी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. Thereafter, the office of Governor General of India was created by. तो किस लॉ से, किस चीज से ऑफिस जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का बनाया गया था? तो इट वॉज द चार्टर एक्ट 1833. तो 1833 के जब चार्टर एक्ट आया था तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया था, और जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उसे ही गवर्नर जनरल बना दिया था इंडिया का. ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं. हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो चेयरमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? ऑलराइट, तो हमने बताना है हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है कि टेम्परेरी जो चेयरमैन थे या प्रेसिडेंट थे उन्हें बना दिया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को. ऑलराइट, बट जो परमानेंट थे फर्स्ट होंगे, ठीक है, तो वो कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ऑलराइट, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इन 1946 दिसंबर 11 को परमानेंट जो था प्रेसिडेंट या चेयरमैन बना दिया गया था. नेक्स्ट देखते हैं. इंडिया बिकेम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन. तो इंडिया जो है सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कब बना? तो हमने बतानी है ये डेट कि इंडिया सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो है कब बना था. ठीक है, तो इट वॉज इन जनवरी 26 1950. हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने एनफोर्स किया, ऑलराइट, जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया तो उसी दिन से हम सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बन गए. ऑलराइट, व्हेन डिड मिस्टर एटली अनाउंस द ट्रांसफर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ऑफ द पावर टू इंडियंस? ठीक है, तो कब मिस्टर एटली ने पावर देने का डिसाइड किया टू इंडियंस कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में कोई भी पावर नहीं रहेगी, इट विल बी ट्रांसफर टू दी इंडियंस? तो ये कब डिसीजन जो है बनाया गया बाय मिस्टर एटली? तो इट वाज इन जून 1948 जब ये डिसीजन लिया गया. तो जून 1948 को, ठीक है, तो क्या किया गया कि हम पावर क्या कर देंगे, अब ट्रांसफर कर देंगे फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया. Thereafter, the Constituent Assembly was created by. तो Constituent Assembly कब आई, कैसे आई थी? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर 1946 के, ठीक है, तो Constituent Assembly लाई गई थी. The Constitution names our country as. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री का नाम क्या दिया हुआ है? इंडिया, दैट इज भारत. बहुत कंट्रोवर्सी हुई है पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत. ऑलराइट, चलिए. द क्राउन ऑफ इंग्लैंड, द क्राउन ऑफ इंग्लैंड सीज्ड मतलब खत्म हो गया टू हैव एनी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद अफेक्ट फ्रॉम. तो कब से जो क्राउन ऑफ इंडिया है उसने अपनी अथॉरिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से या इंडिया से क्या कर ली, उठा ली. ऑलराइट, कि उनकी जो है अथॉरिटी जो है, जो उनकी पावर्स हैं वो क्या होगी, सीज हो गई, खत्म हो गई. तो कब से हुई? दैट इज जनवरी 26 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया. ऑलराइट, इट मीन्स कि अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया कि हम इतने समर्थ हैं कि हम अपने नेशन को अपने आप चला सकते हैं कि आपके हमें कॉन्स्टिट्यूशन की या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट, कोई भी ज़रूरत नहीं है. तो इट वाज फ्रॉम जनवरी 26 1950. तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मतलब अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है तो हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है देश को चलाने के लिए. ओके. The demand of Constituent Assembly was put forward by Indian National Congress in 1936 at a session held at. तो फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो कब की थी और कहाँ पे की थी? तो इट वाज इन 1936. कौन सा सेशन हुआ था? दैट वाज लखनऊ सेशन. ठीक है, लखनऊ पैक्ट पढ़ते हैं हम, लखनऊ सेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे जो थी 1936 में आईएनसी ने जो थी डिमांड क्रिएट की थी. Thereafter, the Constituent Assembly became a sovereign body after. तो जो Constituent Assembly है एक sovereign body बनी. Sovereign body means आजाद बॉडी बनी कि अब वो किसी के अंडर नहीं है. तो वो कब हुआ था ये? ऑलराइट, तो इट वाज इन
15 अगस्त 1947। तो 1947 में 15 अगस्त को जो सॉवरेन बॉडी बन गई थी, इट मीन्स जब हम आज़ाद ही हो गए तो हम अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर नहीं है, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपने आप अब क्या करेगी, काम करेगी और इंडिया का जो लॉ है वो फ्रेम करेगी। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या किया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इन 15 अगस्त 1947। ऑलराइट, आगे हम बात करते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की 30th क्वेश्चन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज, अब कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? अ सेट ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, ऑर्डिनरी नहीं है अकेले, बहुत है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी, डिफरेंट वेरियस वैरायटी के लॉज हैं हमारे पास। ऑफिशियल लॉज, सारी कॉन्स्टिट्यूशन हर एक चीज को गवर्न करता है कि कैसे कैसे देश चलेगा, अकेले ऑफिशियल तो नहीं है और अकेले फाइनेंशियल भी नहीं है। द बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइनिंग द पावर्स ऑफ द स्टेट एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। तो स्टेट यहाँ पे अकेले एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं की जा रही, इन ऑल कंट्री की बात की जा रही है कि कंट्री की पावर्स और बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज को भी डिफाइन करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय, तो जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इट वाज हेडेड बाय, तो कौन उसका हेड था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो मैंने पहले भी बताया था कि 1946 में जब आया था प्लान तो इसके 3 मेंबर थे, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। गेट्सकिल नहीं थे मेंबर उसके। ऑलराइट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन, तो क्रिप्स मिशन कब आया था इंडिया में? सो इट वाज इन 1942 व्हेन क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया। तो 1942 में जो था क्रिप्स मिशन आया था जो इंडिया में प्लान लेके आया था कॉन्स्टिट्यूशन का, विच वाज आउटराइटली रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने जब क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज क्रिप्स मिशन ये कह रहा था कि 2 ऑटोनोमस स्टेट बन जाएंगी, तो मुस्लिम लीग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग के रिजेक्शन के बाद ही कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ऑलराइट, इसके बाद ही कैबिनेट मिशन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर किसे कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, या आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या मॉडर्न मनु भी कहा जाता है इन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय B.R. अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसको डॉक्टर भीमराव ने हार्ट एंड सोल कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? एज वी ऑल नो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को कहा गया था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप यहाँ पे फ्रीडम के लिए चिल्लाई जाओ कि हमें फ्रीडम है, राइट दिया गया है फ्रीडम का, प्रॉपर्टी का राइट दिया गया है, क्वालिटी का राइट दिया गया एंड ऑल आपके फंडामेंटल राइट्स। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, चीज हो गया था ये फंडामेंटल राइट से। तो अब देखिए इन ये सारे आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी है कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की। अगर गवर्नमेंट जो है आपके हक को नहीं दे रही तो आप कहाँ अपील कर सकते हो? कोर्ट्स में अपील कर सकते हो, टिल सुप्रीम कोर्ट आप अपील कर सकते हो, रिट डाल सकते हो, ठीक है, रिट्स डाल सकते हो। फाइन, तो हमारे पास रिट्स हैं, हेबस कॉर्पस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो। तो आप ऐसे रिट्स को एक्सरसाइज करके अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें एक्सरसाइज करवा सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ही या कोर्ट्स ही आपका साथ नहीं देंगी तो चिल्लाई जाओ राइट्स हैं, ठीक है। बट इफ सुप्रीम कोर्ट और द अदर कोर्ट्स आर बिहाइंड यू तो आपको अपने राइट्स जरूर मिलेंगे। ऑलराइट, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल का जो आइडिया था ड्राफ्टिंग कमिटी में किसने दिया था? तो इट वाज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रीएम्बल का जो था आइडिया दिया था, कन्वे किया था कि हमारे पास प्रीएम्बल होना ही चाहिए। ऑलराइट, इट गिव्स एन इनसाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक ऊपर से इनसाइड ग्लिम्स देता है एक, ठीक है। Thereafter, when did first linguistic state of Andhra came into existence? तो आंध्रा की जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट थी कब बनी थी? दैट वाज इन अक्टूबर 1953। तो पहली ही थी जो आंध्र प्रदेश की जो हमारी स्टेट बनी थी। इट वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तमिलियंस जो थे अलग हो गए थे, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज अलग हो गए थे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की जो था तो फर्स्ट स्टेट थी जो बनाई गई थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ऑलराइट, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इसे क्या किया गया था? आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ सिक्किम एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम बात करें जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में तो सिक्किम की क्या स्टेटस था? सिक्किम क्या स्टेट थी? अ पार्ट बी स्टेट? नो। एन इंडिपेंडेंट स्टेट? नो। एन इंडिपेंडेंट किंगडम अटैच टू इंडिया बाय अ स्पेशल ट्रीटी? यस इट वाज। तो जब सिक्किम का जो था
सिक्किम एक एसोसिएट स्टेट थी इंडिया की जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हुआ था। एसोसिएट स्टेट होता है जब एक राजा राज हो, एक रूलर रूल कर रहा हो स्टेट को, और उसने हमारे साथ ट्रीटी कर ली कि हाँ मैं इंडिया का पार्ट बनूंगा, पर मेरी जो इंटरनल मैटर्स हैं मैं वो खुद देखूंगा, और जो एक्सटर्नल मैटर्स है वो इंडियन गवर्नमेंट देखेगी। तो दिस इज नोन एज एसोसिएट स्टेट। ठीक है, इंटरनल मैटर विल बी सीन बाय द रूलर हिमसेल्फ, और जो एक्सटर्नल मैटर्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट देख लेगी। बट इन 1975 जो सिक्किम थी वो अटैच हो गई थी इंडिया से, उसको स्टेटहुड दे दिया गया था, स्टेट बना दिया गया था इन 1975। तो सिक्किम जो थी एक स्टेट बन गई थी बाय 36th अमेंडमेंट। तो इसकी कौन सी अमेंडमेंट इसे गवर्न करती है? 36 अमेंडमेंट। और 1975 में सिक्किम जो थी एक स्टेट का रूप धारण कर चुकी थी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, दैट इज हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के जो फर्स्ट स्पीकर कौन थे? दैट वाज अनंत सेयानम अय्यंगर। तो अय्यंगर जो थे हमारे फर्स्ट जो थे स्पीकर थे लोकसभा के। The state of Bombay was bifurcated into Maharashtra and Gujarat on May 1 in the year। अब जो बॉम्बे की जो स्टेट है, ठीक है, बॉम्बे की स्टेट हमें पता है कि फर्स्ट स्टेट थी आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो 1956 में बनी थी। उसके बाद जो पहली स्टेट थी जिसे बाइफरकेट किया गया, दो हिस्सों में तोड़ा गया, तो वो किस ईयर में जो थी बॉम्बे जो स्टेट थी वो डिवाइड की गई थी। ऑलराइट, तो इट वाज इन 1960। तो पहली स्टेट थी बॉम्बे की जिसे बाइफरकेट किया गया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी स्टेटमेंट है इन चारों स्टेटमेंट में से जो करेक्ट है? इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सारा नहीं लिया अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से भी लिया है, रशिया से भी लिया है, अमेरिका से भी लिया है। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये तो गलत हो गई भाई। इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब वर्ड यहाँ पे मैटर करता है ओनली, अकेला इस पे ही था? नो, मेन बेसिस जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, मानते हैं हम ये बात, मेन बेसिस जो था, मेन बेसिस था, पर हमने ओनली एंड ओनली इस पे नहीं बेस था, वो बाकी कंट्रीज से भी लिया गया था। ऑलराइट, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस। यस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन। द लास्ट ऑप्शन इज इट इज ओरिजिनल। नो, इट इज नॉट ओरिजिनल, इट इज टेकन फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। Thereafter, which of the following union territories attained statehood in February 1987? तो कहते हैं इनमें से कौन सी स्टेट्स में, कौन सी यूटीज में से किन्होंने स्टेटहुड अटेन की इन 1987? तो 1987 में कौन सी स्टेट ने स्टेटहुड अटेन की थी? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 1987 में 24th स्टेट बन गई थी इंडिया की। ऑलराइट, अरुणाचल प्रदेश। और इसी ईयर में मिजोरम भी बनी थी। मिजोरम इन ये तो जो थी हमारी 23rd स्टेट थी मिजो इन द सेम ईयर, दैट इज 1987, बोथ इन द सेम ईयर। ऑलराइट, यहाँ मिजोरम की ऑप्शन नहीं थी इसलिए हमने टिक नहीं किया, वी वेंट फॉर अरुणाचल प्रदेश। द 25th स्टेट टू अचीव इट स्टेटहुड इज, अब 23rd मिजो, 24th अरुणाचल और 25th थी स्टेट कौन सी थी? दैट इज गोवा। गोवा 1987 में, गोवा भी 1987 में ही क्या बन गई थी? इंडिया की 25th स्टेट बन गई थी, और ये आई थी 56th अमेंडमेंट से। 56th अमेंडमेंट में से गोवा जो थी हमारी क्या बन गई थी? इंडियन स्टेट बन गई थी। उसके बाद द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। तो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? दैट वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये हमने पहले भी किया है कॉन्स्टिट्यूशन, पहले भी किया है क्वेश्चन अपना। The demand for a constitution made by the people of India without outside reference was officially asserted by National Congress in। तो लोगों के द्वारा जो लोगों की डिमांड थी कि हमारा नेशनल अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो डिमांड कब की थी? दैट वाज इन 1935। ऑलराइट, ऑफिशियल जो डिमांड थी बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस वो 1935 में की गई थी। ऑलराइट, आगे देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। तो पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मिली थी? तो इट वाज इन 9th दिसंबर 1946। यहाँ पे वर्ड क्या है? अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मीन्स 1947 अब आजादी नहीं मिली है अभी, तो ये वाले ऑप्शन तो उड़ गए। ठीक है, तो 1946 9 दिसंबर को हम पहली बार जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी। ये चली थी पहली मीटिंग 23rd दिसंबर तक। ऑलराइट, चलिए
व्हेन वाज द मद्रास स्टेट रीनेम्ड एज तमिलनाडु? तो मद्रास स्टेट को, एज वी ऑल नो कि जो मद्रास है उसे क्या बनाया गया, किसका नेम दिया गया, दैट इज तमिलनाडु का नेम दिया गया। तो इट वाज इन 1969। तो मद्रास वाज गिवन द नेम ऑफ तमिलनाडु इन द ईयर 1969। उसके बाद बात करते हैं So the next question is 1938. Who among the following definitely formulated his demand for a constituent assembly elected on the basis of adult franchise? तो कहते हैं किसने ये असर्ट की थी डिमांड 1938 में कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे बननी चाहिए। तो इट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू हु डिमांडेड कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे आने चाहिए, बट वो नहीं आए थे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के तौर पे आए थे। जो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर थे उन्होंने इलेक्ट किया था। All right. The first state to become bifurcated after independence was, तो after independence जो bifurcate means दो हिस्सों में तोड़ दी गई थी, ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट थी? इट वाज बॉम्बे। तो इट वाज बॉम्बे। तो हमने पहले भी इसको पढ़ा है, May 1 को। When the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, it reduced the membership was। तो 1947 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई तो कितने मेंबर रह गए थे? बिकॉज अब देखो 31 अक्टूबर है 1947, अगस्त में देश की डिवीजन हो गई। जो थे मेंबर्स जो थे मुस्लिम लीग के अगर मेंबर्स होंगे या जो मुस्लिम मेंबर्स थे वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर गए, ऑलराइट, वो पाकिस्तान में चले गए। तो कितने मेंबर्स बच गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो 299 मेंबर्स जो थे वो बच गए थे। 389 टोटल थे, 299 बच गए थे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस मीट की थी उन्होंने। Thereafter, for the philosophy underlining our constitution, the historic objective resolution was moved in the Constituent Assembly on 22nd January 1947 by। तो objective resolution का आइडिया किसने प्रपोज किया था? objective resolution का आइडिया किसने प्रपोज किया था? तो it was proposed by पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसी objective resolution में उन्होंने preamble की भी बात की थी, ठीक है, तो उन्होंने प्रियम्बल के लिए भी आवाज किया था कि हमारे देश का एक प्रियम्बल होना चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी किसने दिए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी तरह के एमसीक्यू के लिए हम सेकंड वीडियो भी अपनी जल्द ही पोस्ट करेंगे। और अगर आपको हमारे नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसे ढूंढ सकते हैं जो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।